चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कंपोनेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। कि जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन मान लिया करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, तो कौन कौन से मीन्स से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें अप्लाई होती हैं या लगती हैं। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे साधन, कौन कौन से साधन हैं, और फिर उनके रिटर्न क्या है, उनका प्रत्याय क्या है। यानी ये मीन्स हो गए, और ये उनके रिटर्न्स हो गए। ठीक, कि अगर किसी साधन को हम अप्लाई करते हैं तो उस पर कौन कौन सा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जनरली 5 साधनों की आवश्यकता होती है। अगर मार्केट में हम देखें किसी प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं बेसिकली, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम किसी न किसी बिल्डिंग में, फैक्ट्री में हम कहीं बनाते हैं, तो उसको हम जो बिल्डिंग होती है, फैक्ट्री होती है, बेसिकली हम उसे लैंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो साधन है, मीन्स है, वो भूमि, इसको हम लैंड बोलते हैं, अब ये मकान भी हो सकता है, ये फैक्ट्री भी हो सकता है, ये गोडाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसका नाम हम भूमि देते हैं। ठीक, क्योंकि उत्पादन के लिए सबसे पहला जो साधन चाहिए वो हमारा भूमि ही चाहिए। जो दूसरा है, इसका रिटर्न क्या है, अगर हम भूमि किसी से किराए पर लेते हैं या मकान किराए पर लेते हैं, तो बदले में हम उसको लगान देते हैं। वही अमीर खान रेंट जिसको कहते हैं, किराया जिसको बोलते हैं। लेकिन किराया और लगान में अंतर है, बताऊंगा कि किराया में क्या डिफरेंस है, और मतलब किराया और लगान में बेसिकली अंतर क्या है, इसका लोग आता है। फिर उसके बाद जो दूसरा साधन है वो कहा तो जाता है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, लेकिन दूसरा साधन एक्चुअली पूंजी। वैसे हम अगर देखें तो पहला साधन ही कैपिटल है, क्योंकि बिना कैपिटल के कोई भी चीज़ अरेंज नहीं की जा सकती। भूमि इसलिए कि हम परचेज भी कर सकते हैं और हम रेंट पर भी ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। और पूंजी पर जो रिटर्न हमें देना पड़ता है, यदि हम किसी दूसरे से लेते हैं, हमें पूंजी पर जो देना पड़ता है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट, इसको हिंदी में ब्याज है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला साधन है श्रम, जिसको हम लेबर कहते हैं, और इस पर हम वेजेस देते हैं। फिर अगला साधन है साहस, इसमें डिटेल करते हैं तो बता देते हैं आपको। अगला है साहस, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इस पर हम लाभ देते हैं। यस, इस पर हम लाभ देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। ओके, और फिर उसकी बात करें संगठन की जरूरत होती है। इसमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, और इसे हम सैलरी या वेतन। तो अगर हम ये क्लास जो चल रही इकोनॉमी, आर्थिक अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की क्लास है, 2 क्लासेस पर डे चलती हैं। एक आज का जो शेड्यूल लगा है वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी की क्लास है। ठीक है, चलिए, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे ये पेन हमने बनाया, ये मार्कर बनाया, ठीक, ये कॉपी हमने बनाई, ये मोबाइल बनाया, ये हमने स्टैंड बनाया, या ये स्टैंड हमने बनाया, ये पोडियम बनाया, चेयर बनाया। किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए बेसिकली ये 5 इकोनॉमिक के जो इकोनॉमी के साधन हैं, जो अर्थव्यवस्था के साधन हैं, वो हमें 5 साधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और
ये उनके रिटर्न है कि अगर मान लिया हमें किसी से भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, तो बदले हम उसे देंगे क्या, हम उसे किराया देंगे या लगान देंगे। जैसे मैंने सपोज कीजिए हमें पेन बनाने की एक फैक्ट्री डालनी, तो अगर हम पेन बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हैं तो फैक्ट्री दो तरह, या तो हमारी अपनी ज़मीन पे फैक्ट्री बनी होगी और या तो हम कहीं से रेंट पर लेंगे। तो होता क्या है, हमको स्टार्ट ये करना चाहिए, जब हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, क्योंकि हमें किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, किन पे नहीं इन्वेस्ट करना है। सपोज कीजिए हमारे पास 5 लाख रुपए है और हमें एक दुकान खोलनी, 5 लाख रुपए में हमको एक दुकान खोलनी। अब हमने क्या किया कि हमने 5 लाख रुपए का ज़मीन खरीद ली, एक बिस्वा ज़मीन खरीद ली, बिजनेस चल पाएगा? तो हमको क्या करना चाहिए, हमको मैक्सिमम साधन जो देने चाहिए वो हमको रेडीमेड लेना चाहिए। कब? जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अपनी है सो फार सो, लेकिन नहीं, जैसे मान लें हमने कोचिंग स्टार्ट की, ये कोचिंग हमारी किराए की बिल्डिंग है। अगर हम सोचें कि इस किराए की बिल्डिंग को हम अपना पहले बिल्डिंग बनाएं तो हो सकता है पूरे जीवन हम कोचिंग ही नहीं चला पाएँ। फिर 2-2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कैसे डेवलप होगा? तो हमें सबसे पहले लैंड की ज़रूरत होती है, और या तो लैंड हमारी अपनी हो और या हमारी किराए पर हो। तो 99% केस में लोग किराए पर लेकर ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बदले में उनको क्या देते हैं, लगान देते हैं। ठीक, इंग्लिश इसका रेंट है लेकिन हिंदी किराया नहीं है। किराया और लगान में क्या डिफरेंस है? किराया जो है वो बेसिकली वो जो बनी हुई, जैसे अगर हम मकान ले रहे हैं तो मकान को हम किराए पर लेते हैं, लेकिन भूमि ले रहे हैं तो भूमि के लिए हम लगान ही देते हैं। और इकोनॉमिक्स में किराया शब्द का कहीं भी प्रचलन नहीं है। इकोनॉमिक्स में जितना भी आपको मिलेगा वो भूमि के लिए लगान ही मिलेगा। ठीक है, अभी आगे वास्तविक लगान, मौद्रिक लगान, आभासी लगान के आगे हम वो बात करेंगे जब डिटेल पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो हम मनी लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उस पैसा को हम कैपिटल कहते हैं और बिना इसके बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। ठीक, जैसा आपका बिजनेस का सिस्टम होगा उस टाइप की आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। और ये पूंजी आप अपनी भी लगा सकते हैं और ये पूंजी आप अपनी भी लगा सकते हैं और दूसरे से लेके लगा सकते हैं। कैसे? आपके पास अपना पैसा है तो आपने अपना लगा दिया, आपके पास अपना पैसा नहीं है तो आपने बैंक से लोन लेकर के इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसीलिए देखो जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, आगे हम आपको कैपिटल गेयरिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि स्टार्टिंग में आपको अपना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और बाद में जब आपका बिजनेस चल जाए तो आपको उसको लोन कैपिटल पे कन्वर्ट कर देना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री हैं वो लीज पर ज़मीनें ले रही हैं। सुना है आपने लीज? ठीक है, लीज। ठीक, ये क्या होता है? पट्टा। आपने सुना होगा पट्टे का, तो बोलते हैं तुम्हारे बाप का पट्टा है क्या, ऐसे वर्ड बोलते हैं। पट्टा होता है एक निश्चित टेन्योर के लिए, निश्चित टाइम के लिए किसी भी एसेट्स को किराए पर ले लेना, उसे हम बोलते हैं पट्टा। ठीक है, कुछ लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल पट्टे पर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि लंबा लीज इसलिए लेते हैं, कल को खाली न कराने हम अपना पूरा सेटअप डेवलप किए और कल से कहें हो जाओ, तो ये कंट्रोल लीज ले लेते हैं, पट्टे पर लेते हैं इसे। ठीक, इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के हमारे पास क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। इसको नोट कर लिए, फिर एक एक करके डिफाइन करता हूँ। मजदूरी, अच्छा इसकी हिंदी मजदूरी। ये बेसिकली जो पार्ट है ये अर्थव्यवस्था का पार्ट है। ठीक, अब हम लोग एक एक पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, फिर आगे नोट करिए। एंटरप्रेन्योर, लाभ, प्रॉफिट।
तो ये हमारे उत्पादन के साधन हो गए। ठीक है, अब इसमें हमने बताया आपको कि अगर हम एक एक की बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी और डिटेल बात की जाती है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भूमि की, लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम अपना स्वयं लेकर के यूज कर सकते हैं, स्वयं का, ठीक है, सेल्फ का, और एक हम किराए पर यूज कर सकते हैं। ठीक, रेंट पर ले सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं, बातें की। जब आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हो तो आपके पास सबसे बड़ी चैलेंज पूंजी की होती है, कैपिटल की। तो यहाँ पर कोई बिजनेस जब आप करते हो तो बिजनेस में दो तरीके के रिसोर्सेज की जरूरत होती है। एक तो संपत्तियों की जरूरत होती है जिनको हम एसेट्स कहते हैं, और दूसरे माल की जरूरत होती है जिन्हें हम गुड्स कहते हैं। आपने देखा ट्रक क्या कहता है, गुड्स कैरियर, क्लियर, माल वाहक या माल ढोने वाला। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें एसेट्स और गुड्स में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। हमने अभी जैसे बताया कि अगर 5 लाख का आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम 3 लाख रुपए का गुड्स हमारा हो, क्योंकि हम जिस चीज़ से बिजनेस करते हैं वो हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, और जो हमारे बिजनेस में हेल्पफुल होती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर हमारे लिए एसेट्स है, आपके लिए एसेट्स है, लेकिन हमारा नॉलेज हमारे लिए। एक दुकानदार हमारे कपड़े का व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, तो कपड़ा उसके लिए गुड्स है। जो उसका काउंटर है, जो उसका एसी है, जो फैन है, जो दुकान है, उसकी एसेट्स। क्लियर? तो हमें जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें एसेट्स और गुड्स में जो बैलेंस हो वो प्रॉपर बनाए रखें। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर इसका क्या क्या रोल है? यहाँ पर रोल है कि जब हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट हमें ऐसा करना चाहिए कि जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा है। मान लिया हमने बताया 5 लाख, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, 5 लाख रुपये हमारे पास कोई एसेट्स है, जब कोई अमाउंट है, हमने दुकान खोलना था और हम जाके एक बिस्वा ज़मीन ले लिए कि चलो इसी ज़मीन में दुकान करेंगे। अब प्रॉब्लम है, पूरा पैसा ज़मीन में चला गया, गुड्स कहाँ से आएगा, दुकान कैसे होगी? हमको क्या करना चाहिए था? 50,000 रुपये पकड़ी दे देते, 5,000 रुपये की महीने की दुकान ले लेते, ठीक, 55,000 हो गया, 45,000 का पंखा, चेयर, चीज़ें करके और 4 लाख रुपए गुड्स लगा करके दुकान में भर देते और व्यापार शुरू कर देते। तो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसका ध्यान रखना है कि कितना हमारी एसेट्स होना चाहिए, कितनी हमारी गुड्स होनी चाहिए। क्लियर? ये हमारे इसके ध्यान। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कम पैसा है तो हमें रेंट पर लेके काम करना चाहिए। हमारे पास ठीक है, हमें कार से चलना है, जाना है ससुराल और पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? स्टैंड से बुक करा लेंगे, चले जाएंगे। क्योंकि जाना पर्पज है, दरवाजे पर कार खड़ी रखना पर्पज नहीं है। जब आपके पास पैसा हो जाए तो आप खड़ी रखो, कौन रोक रखे? साल भर में 1-2 बार आप जाओगे तो 2,000 रुपये में आप बुक करा लो। 4,000 रुपये में जितना आप इंश्योरेंस पे करोगे उसके आधे में आप ससुराल में चले जाओगे, रूम में चले जाओगे, क्योंकि आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम है। जब हो जाए तो आप परचेज कर लो। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे इस पर हम लोग बात करें, एक प्रॉपर्टी की बात होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस समय बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक वर्ड है पेटेंट। कुछ लोग जानते हैं, सुना होगा, ठीक है, पेटेंट। हम लोग कहते हैं भाई पेटेंट प्रोडक्ट ले आए, ठीक है, सुना होगा। पेटेंट का मतलब है कोई टेक्नोलॉजी आपने अपने नाम करा लिया, ठीक। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ और यूरोपियन कंट्रीज में क्या डिफरेंस है। वहाँ वो पहले सबसे पहले पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अच्छे नॉलेज पे वो रिसर्चर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, और पीएचडी अंटू पंटू पर नहीं करते हैं। अंटू पंटा मतलब जिसका कोई रिटर्न ना हो। यहाँ क्या है, अब कोई किया हो तो बुरा नहीं, स्ट्रीम कर लिया, ज्योग्राफी में कर लिया, सोशल साइंस में कर लिया, और उसके बाद डिग्री कॉलेज में 12,000 14,000 रुपये पढ़ा रहे हैं,
ये देखा होगा। वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे काम में पैसा लगाते हैं, ऐसे काम में समय लगाते हैं, ऐसे काम में दिमाग लगाते हैं जहाँ से रिटर्न मिले। वो कोई ऐप के लिए कोई नई चीज़ खोज ली, कोई मोबाइल खोज दिया, कोई टेक्निकल चीज़ें खोज दिया, तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है। जैसे आपके पास में अगर 1 करोड़ रुपए हो तब आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, कॉमर्स कहता है। ठीक, तो अगर मान लिया मैं 10 लाख रुपए सालाना कमाता हूँ तो हमारी ब्रांड वैल्यू 10 करोड़ की है। 10 करोड़ आप लगाओगे तब 10 लाख रुपए सालाना नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मल जो रिटर्न माना जाता है सब कुछ काटने के बाद में 1% रिटर्न सालाना माना जाता है। अगर 1 करोड़ रुपए आप कहीं लगाओगे तो साल भर में आपका 1 लाख रुपए रिटर्न आएगा, ये बिजनेस कहता है। तो अगर हम साल भर में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं शुद्ध बचत, इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ रुपए की है। इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको बहुत, ये तो वर्ड हो गया यहाँ इकोनॉमी के संबंध में। अब आपके संबंध में बड़ा ईजी तरीके से बताते हैं आप। मान लीजिए 2 गार्जियन हैं, मिस्टर ए हैं एंड मिस्टर बी। मिस्टर बी, मिस्टर ए ने, इनके पास इनका कोई लड़का है, संतान है, उसको इन्होंने बीए करा दिया और 2 बीघे जमीन खरीद ली साथ में। ठीक, तो इनके पास में जो 2 बीघे जमीन है ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक, ये भौतिक संपत्ति। ठीक, मिस्टर बी ने क्या किया, अपने बच्चे को सीए करा दिया, बीएड करा दिया। चलो आप और अच्छे समझ सकते। ठीक, जितने में 2 बीघे खेत है उतने में 2 लोग बीएड कर लेंगे, मान लेते उतना पैसा बीएड करा दिया और टीईटी की कोचिंग करा दी, सुपरटेट करा दिया और वो मास्टर हो गया। अब कितना इनपुट देगा? 50,000 पर मंथ। अरे भैया बीए करके 2 बीघे खेत लेके इनका कितना रिटर्न आएगा? 4,000 रुपए एनुअल। हम लोग यहाँ 4,000-5,000 रुपए में पूरे साल आपको 1 बीघा खेत किराए पर मिल जाएगा। बहुत कमाल है। 1 बीघे खेत से कैसी भी टेक्नोलॉजी आप लगा दो, विदेश की टेक्नोलॉजी लगा दो, तो भी 20,000 रुपए से ज़्यादा बचत आपकी नहीं आएगी। कोई टेक्नोलॉजी लगा के आप देख लो तो साल में कितना कमाएगा? 40,000, और ये साल में कमाएंगे 6 लाख। क्लियर? इनके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इनके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंस समझ में आया? हिंदुस्तान वाले ये ज़्यादा बनाते हैं, कई बीघा खेत है, कितनी ज़मीनें हैं, ये नहीं संतानें कितनी पढ़ी हैं। बात समझे? इसीलिए आप देखो कि यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा जो इन्वेंशंस हैं वो यूरोपियन कंट्री वालों के नाम हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट ना करें। तो हमें अगर लैंड की ज़रूरत है तो हम रेंट पर भी ले सकते हैं। क्या वोडाफोन के पास इतना पैसा नहीं कि गोंडा में ज़मीन खरीद के तब ऑफिस चलावे? क्यों? किराए के मकान, क्योंकि उन लोगों को पॉलिसी है। हाँ, उनको परमानेंट नहीं करना तो प्रयास नहीं करेंगे के लिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ, पेटेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के संबंध में है और कॉपीराइट सदैव राइटिंग के संबंध में है। जैसे मेरी 2 बुक मार्केट में हैं तो दोनों की कॉपीराइट हमने एक नवयुग को दे रखी है और एक प्रभात को दे रखी है। तो जो राइटर होता है, बता, जो राइटर होता है वो अपना राइट जिसको दे देता है उसके पास कॉपीराइट हो जाता है उस चीज़ का। क्लियर? और पेटेंट क्या होता है? थोड़ा भी क्लियर। पेटेंट क्या होता है? मैंने मान लिया इस मार्कर का आविष्कार किया, रिसर्च किया, अब ये हम आपको बनाने को दे दें तो हमने पेटेंट आपको दे दिया। जब टेक्नोलॉजी के संबंध में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है तो उसको पेटेंट कहते हैं और बुक्स के संबंध में होता है तो कॉपीराइट कहते हैं। सर अगर कोई नाम हमने लिखा है तो पेटेंट देता है या कॉपीराइट होता है, पेटेंट नहीं होता है। इसीलिए आप देखोगे पेटेंट में जो आगे लिखा रहेगा वो टीएम लिखा रहता है, ट्रेडमार्क लिखा रहता है।
और कॉपीराइट में सी लिख करके इसे घेरा हुआ था या आर लिख करके ऐसे रहेगा, ये दो वर्ड वहां यूज होते हैं। ओके, अब ये तो हो गया, इसका पीसीएस के पैसे आप लिखोगे, मेंस में अगर आएगा तो इतने बड़े वर्ड का आपको यूज क्या रहेगा। अब इसका यूज होगा, आपने देखा होगा गवर्नमेंट इस समय B3 मॉडल पे काम कर रही है, इसी मॉडल पे काम कर रही है जो हमने अभी सिखाया है। आपने देखा होगा कि पहले बैंक क्या होते थे, पहले बैंक अपने ऑफिस खोलते थे, अभी बैंक जो है वो CSP खोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट, देखा होगा आपने कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलते हैं। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है इस CSP में ना तो बैंक को रेंट देना है, रेंट किसे देना है, उस बंदे को जिसने लिया है, ना तो उस बंदे की सैलरी देनी है, ना तो उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है, क्या देना है, सिर्फ लाइसेंस देना है। यानी बैंक ने क्या किया, B3 मॉडल के आधार पे अपना इन्वेस्टमेंट जीरो कर दिया। बता, अपना इन्वेस्टमेंट बैंक ने जीरो कर लिया और बैंक ने किया क्या, टोटल उसके पाले में गेन डाल दिया। अब उसको क्या फायदा होता है, उसको फायदा ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन फीस देता है आपसे, और चूंकि वो बेरोजगार है तो कम पैसे में काम करना चाहता है। इसी का एक मॉडल आपके यहाँ है, शिक्षा मित्र और अध्यापक, यही मॉडल तो है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी चाहती कि अब हमारा प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न हमको ज़्यादा मिले। ये जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट बताया, तो हमें जब डेवलपमेंट के जहाँ कॉन्सेप्ट लिखने पड़ेंगे वहाँ हमें यही ध्यान देने पड़ेंगे कि डेवलपमेंट के उस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना चाहिए जहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, वहाँ विकास के चांसेस ज़्यादा हो। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरी चीज आते हैं वो कैपिटल, कैपिटल पूंजी। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है, या किसी भी लगा दो, क्या सही लगा, ठीक, आपको जो है वो आपको कोई भी काम करें उसमें आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। कैपिटल दो टाइप की होती है, या तो आपकी धन संपदा होगी और या तो आपको बौद्धिक संपदा होगी। संपदा तो एसेट्स, कैपिटल, ठीक है, या तो आपके पास धन संपदा होगी और या तो आपके पास बौद्धिक संपदा होगी। अभी दोनों की बात मैंने आपके सामने करी। 2 बीघे खेत क्या है, धन संपदा है। 10-20 लाख रुपए आपके पास क्या है, धन संपदा है। और पढ़ाई लिखाई आपके पास क्या है, बौद्धिक संपदा। विदेश वाले इस पर ज़्यादा काम करते हैं, अगर ये आ जाता है तो ये अपने आप बना लेते हैं, हम तो इस पर ध्यान देते हैं। इसका रिटर्न कम है, क्यों रिटर्न कम है, भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान, भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि का रिटर्न कितना है, ठीक, और लोग कितने जुड़े हुए हैं, 48%, मैंने बताया आपको। एग्रीकल्चर में लोग कितना, सर्विस में लोग कितने जुड़े हैं, 28%, 26% जो भी हो, ठीक है, और रिटर्न कितना है, तो वो लोग किस पे, वो लोग ध्यान देते हैं सर्विस सेक्टर पे। ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनको सर्विस सेक्टर देता है, तो वो लोग सर्विस सेक्टर पे ध्यान देते हैं और हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देते हैं। एग्रीकल्चर का रिटर्न 14%, इन्वेस्टमेंट या लोन लगे 48%। तो यही, इसीलिए आप देखो कि आज 75 साल के बाद भी हमारे यहाँ का किसान धरने पर बैठा, और वो भी अलग अलग तरीके से। एक किसान को खड़ा करके पूछिए कि
जिस चीज़ का आप विरोध कर रहे हो उसमें क्या क्या है। जो विरोध करता है उसको पता नहीं कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अगर वो जाने तो अच्छी बात, अगर उसे ये पता हो ये तो देश के लिए वो सुनहरापन होगा जब हिंदुस्तान का व्यक्ति ये भी जानेगा कि हमारे संसद में क्या होता है। और जिस दिन वो जान जाएगा कि हमारे संसद में क्या होता है उस दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। आज भी केवल 1% लोग भी नहीं जान पाते कि हमारे संसद में क्या होता है। सास बहू का सीरियल, गुंडों वाली पिक्चर, दुनिया राजनीति हम जानते हैं, लेकिन लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी देखने के लिए 5 मिनट भी लोगों के पास में टाइम नहीं होता। जो देश का विकास कर रहे हैं उनके बारे में देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। बाकी दिन भर हम 10 बार वीडियो खोलेंगे, व्हाट्सअप खोलेंगे, 20 बार फेसबुक खोलेंगे, 50 बार यूट्यूब खोलेंगे, लेकिन कभी आप दिन भर में राज्यसभा की क्या कार्यवाही हुई वो सब भी अपलोड होता है, ऐसे जैसे तमाम सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, कभी देखने को मौका नहीं मिलता या लोग जागरूक नहीं उसके प्रति। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक तो धन संपदा वाली कैपिटल और दूसरी ये हमको ज़्यादा रिटर्न देती है। अब थोड़ा सा प्रश्न नहीं आएगा लेकिन इसको बताना जरूरी है आपके अपने बेसिक नॉलेज के लिए। आप लोगों ने सुना होगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सुने इस सेंटेंस को? सुने। अगर हमारे सेवा कंपटीशन आपका बेसिक प्रॉस्पेक्टस आप पढ़ोगे तो यहीं से हमारा स्टेटमेंट शुरू हुआ है। और हमारा बच्चों को बहुत ज़्यादा हम इंसिस्ट करते हैं कि बेटा आप इस पर ध्यान दो। अगर आपके पास बौद्धिक संपदा आ गई तो भौतिक संपदा आप बना लोगे, इसकी गारंटी। लेकिन धन संपदा है तो गारंटी नहीं कि आप भौतिक संपदा बना पाओगे। बहुत लोगों के पास अरबों रुपए है लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है, ये आसान है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग इसको कमाना मुश्किल समझते हैं, इसको आसान समझते हैं। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते। क्यों कहा कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम? ये हम लोग कहते हैं और यूरोपवासी समझ गए, इस बात को समझ गए, इसलिए उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो हमारे 2 तरीके फैक्टर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में क्या है ये तो हम थोड़ा बेसिक बात बताइए आपको कि कोई बिजनेस करना तो आपका धन भी चाहिए और सुंदर पिचाई के पास क्या है जानते हैं? सुंदर पिचाई का नाम आपको गूगल के सीईओ, गूगल को जानते होंगे, गूगल के सीईओ है और इंडिया के हैं, बौद्धिक संपदा। सत्या नडेल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो भी बौद्धिक संपदा है। तो विश्व आज बौद्धिक संपदा पर, अब इस पर क्या आता है, इसमें मेंस में क्वेश्चन आता है, इसलिए पुटअप किया, पर्ची को नहीं लिखवा रहे हैं आपको। कैसे? वर्तमान समय में बौद्धिक संपदा एकस्व का वर्णन कीजिए, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर पेटेंट कौन ले रहा है। हमारे यहाँ ज्ञान हम दे देते हैं, भेज दिए, दे दिए लोगों को, अच्छा आपने कोई बढ़िया बात बता दी और मेरे पास आ गया, हमने उसको रजिस्टर्ड करा लिया, आप क्या करोगे मेरा? लोग दुकान खोले, बहुत अच्छा सुंदर सा नाम रखे और मशहूर हो गई। मैं मार्केट में आया, मैंने उसी नाम को जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया। कल को नेट पे किसके नाम से दिखेगा, आपके नाम से कि मेरे नाम से? जो लीगल यूजेज उसका जानता है उसके नाम से। आपके पिताजी आपको खेत देके चले गए, हमने आपके पिताजी से बैनामा करा लिया पहले ही, आपको देने से पहले, और 10-5 साल आपको पता नहीं चल पाया। जब पिताजी का डेथ हो गया तब हमने उनके कागज पेश किए। अब खेत जोत आप रहे खेत, लेकिन वास्तव में ओनर कौन है? मैं उसका ओनर। यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि जो ज्ञान हम बांट रहे हैं उस ज्ञान को रजिस्टर्ड किसके नाम से? आज वो इसी का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने पंखा बनाया, तुरंत जैसे पंखा बन के तैयार हुआ वैसे उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। बल्ब बन के तैयार हुआ, तुरंत उसका पेटेंट करा लिया कि कोई दूसरा इसको ना बना पावे, क्योंकि नहीं बना पाएगा तभी मेरे घर में रॉयल्टी आजीवन आती रहेगी। तो जो काम उन्होंने किया वो रिजल्ट ओरिएंटेड किया। अपने यहाँ कॉन्सेप्ट तो बहुत दिए गए लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं। ज्ञान आया, बांट दिया, ले जाओ सब लोग, ऐसे तमाम सारे। देखिए महात्माओं को इतना ज्ञान होता है कि आपका जीवन कृतार्थ कर दें,
लेकिन एक को किताब उनकी पेटेंट बुक और कॉपीराइटेड बुक नहीं मिलेगी। लिख दिया, कह दिया कबीरदास, इतना ज्ञान लेके चले गए। एक को किताब आज तक उनकी पेटेंट वाली हुई। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज कबीरदास ने ही की थी। ये बताऊंगा आपको कैसे। न्यूटन ने पेटेंट करा लिया तो हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन ने दिया। कबीरदास ने एक दोहा लिखा, जो पाता हाँ काहे पाता आकाश उड़ा, क्यों न गिरा धरी में। यानी जो पत्ता आकाश में उड़ के गया, अंत में क्या कारण हुआ कि घूम पे आके ही गिरा। यही कारण तो यही तो गुरुत्वाकर्षण है कि जो चीज़ ऊपर गई वो नीचे क्यों आती है, या कोई भी चीज़ अपने आप ऊपर क्यों नहीं उड़ जाती है। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इसका, और आधी लाइन में बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा उन्होंने डिफाइन किया है। लेकिन अब उन्होंने डिफाइन नहीं किया गुरुत्वाकर्षण को, न्यूटन भैया ने डिफाइन कर दिया। तो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे इस समय क्वेश्चन, हाँ कॉन्सेप्ट उस पर मैं क्या राइट बंधु ने उसका पेटेंट कराया हुआ है। हाँ वही बता रहे हैं। भारत में औरंगजेब ने उसका वो कराया है, मतलब उसके अध्ययन पे जी वेदों के और उसके अध्ययन पे। आपने वो सवाई राजा मान सिंह कौन थे जिन्होंने बहुत अंतरिक्ष पे बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने अंतरिक्ष वेधशालाएं स्थापित कराई। हाँ उन्होंने कई जगह पे अंतरिक्ष वेधशालाएं स्थापित कराई। सबसे पहले गौमूत्र का पेटेंट अमेरिका के पास है। हाँ वही बता रहे हैं कि इस तरह के रीजन क्या है, वो जो भी काम करते हैं बेटा तुरंत उस पर पक्का मोहर लगा देते हैं। अपन करके बांट दिए, ले जाओ दानी आदमी। चलो इस पर एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा और आगे हमको बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन आप लिखो। वर्तमान समय में भौतिक पेटेंट पे पूरी दुनिया काम कर रही है कि जो जो नॉलेज हम विदेश को बांट रहे हैं या दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वो हम रजिस्टर, हम कोई अच्छी लाइन बोले तो अपने यहाँ क्या है, बढ़िया कविता कुमार विश्वास ने लिख दिया, बात खत्म, हम लोग सुन के मस्त हो गए। लेकिन अब ये है वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं कि दुनिया में दोबारा कोई वो कविता अपने नाम से छपवा ना सके, इसी को बोलते हैं कॉपीराइट। और अगर कोई टेक्नोलॉजी है इसी को बोलते हैं पेटेंट। समझ में आ गया? पक्का? तो कैपिटल दो टाइप की, इसका रिटर्न क्या है, ब्याज। आप अपने इसके वास्तविक स्वरूप क्या है देखो, आप दो तरीके ले सकते हैं। एक स्वयं की पूंजी आप लगा सकते हैं जब भी बिजनेस करते हो आप, और दूसरी पूंजी आप लगा सकते हो दूसरे से ले करके। और जब आप दूसरे से ले करके लगाते हो तो उसे लोन कैपिटल, आपने सुना लोन लेकर के बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ बिजनेस में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैपिटल। अब कैपिटल में क्या है, अपने हिंदुस्तान में हम ही कैपिटल लगाते हैं, हम ही बिजनेस करते हैं। विदेशों में क्या है, कैपिटल लगाने वाला कोई और है, बिजनेस करने वाला कोई और। क्योंकि जो जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं, जिसके पास टाइम है उसका पैसा है। यहाँ किसी को आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, आप ले लो 5 लाख रुपए, बिजनेस करो। 30% लोग केवल आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा के आपको पैसा वापस कर देंगे, 70% आपको चूतिया बना के देंगे, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, डूब गया, ये वो, जबकि उसमें उन्हीं का नुकसान। अगर वो आपको केवल 10% रिटर्न देंगे, 90% वो स्वयं रखेंगे, लेकिन उनका पूरा मनसा हो जाए कैसे 5 लाख हड़प लिया जाए, इसीलिए विकास नहीं कर पाते। तो ओन कैपिटल है, लोन कैपिटल, ये हमारा अपना पूंजी हम लगाते हैं, स्टार्टिंग में हम ये लगाते हैं और बाद में हम इस पर कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? ये पहले हम अपनी कैपिटल लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस करके, और बाद में हम बैंक से लोन लेके या दूसरे से लोन, इसको ओन कैपिटल बोलते हैं, अपना पूंजी, स्वयं की पूंजी, और इसको लोन कैपिटल। क्लियर? तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ये सब इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अभी जब हम आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों को आप कम से कम जाने रहें, नहीं तो बाद में हम बोलेंगे बौद्धिक प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा, तो आपको चले सर बौद्धिक संपदा क्या है, इसलिए आज इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है श्रम। श्रम भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लेबर 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, हम लोगों का लेबर के बारे में क्या क्या अवधारणा, क्या समझते हैं? जैसे लेबर वर्ड, तो लेबर वर्ड का मतलब सब लोग मजदूर से लगाते हैं। हाँ मजदूर से लगाते हैं, ऐसा नहीं। लेबर का अर्थ है चाहे हम शारीरिक काम कर रहे हो या हम मानसिक कार्य कर रहे हो। ठीक, इसमें
शारीरिक श्रम, ठीक, और मानसिक श्रम दोनों शामिल। मेंटल लेबर है, जैसे हम लोग क्या है, मानसिक श्रम, वो जो फावड़ा चलाता है मजदूर, हम लोग उसी को जानते हैं कि लेबर मतलब वही। इसीलिए आपने सुना होगा लेबर फोर्स की बात की जाती है, श्रम शक्ति की बात की जाती है, यहाँ शब्द आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे यहाँ दो तरीके से आपको मिलेंगे, यहाँ भी यहाँ भी। कुशल और अकुशल। कुशल और अकुशल, ठीक। ट्रेंड एंड अनट्रेंड या नॉन ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड और नॉन ट्रेंड, ठीक है। या इसको प्रॉपरली हम लोग बोलते हैं स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। इसको इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है स्किल्ड और इसके लिए नॉन स्किल्ड, ठीक। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये ज़्यादा पाया जाता है। आज भी हमारी एजुकेशन रेशियो क्या है, साक्षरता दर क्या है जी, हिंदुस्तान की साक्षरता दर क्या है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, क्लियर। अब आप सोचो, मैं हिंदुस्तान में ही ले लेता हूँ, 74% साक्षरता दर है। साक्षरता का मतलब समझते हैं, लिटरेसी रेट है। मतलब अक्षर ज्ञान, बस साक्षर का मतलब केवल अक्षर ज्ञान है। कितने में 74% लोगों को जोड़ लिया तो आ गया अक्षर ज्ञान। इसका मतलब 26% आज हमारे समाज में ऐसे भी हैं जिनको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। वो कुशल कैसे हो, ठीक है। अब हाँ वही बता जी जी, उसी पर आ गए, आगे उसी पर आ गए आपको। यहाँ क्या है, जैसे शिक्षा और कुशलता दोनों में डिफरेंस है। शिक्षा वो होती है जो हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान के रूप में हो जाता है, और बार बार प्रयोग करते हैं तो अनुभव के रूप में हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज्ञान होना और अनुभव होना और कुशल होना दोनों में अंतर है। बोले ये कुशलता क्या है, कुशलता का मतलब जिस काम को कर रहे हो उस काम में आप माहिर हैं कि नहीं हैं, दैट आर्ट स्किल्ड। जैसे मुझे कॉमर्स आता है, ठीक, लेकिन अब मोटरसाइकिल बनानी है, मैं कॉमर्स में PhD हूँ, इकोनॉमी में PhD हूँ, अब मैं क्या करूँगा? इसका मतलब हम ज्ञानवान नहीं हुए। हम ज्ञानवान हैं लेकिन हम मोटरसाइकिल वाले में कुशल हैं, अपने फील्ड में हम कुशल हैं। इट मीन्स हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स, अब वो वर्ड यूज करते हैं तो यूज करना चाहिए, हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स काम कर रही है, जिस फील्ड में काम कर रही है उस फील्ड में वो कुशल। इसीलिए आपने देखा होगा जब अभी NDA गवर्नमेंट आई नया तो उसमें, हाँ बात करिए, तो उसने क्या किया कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहाँ प्रोग्राम AC कमरे में बनते हैं और एग्जीक्यूशन उसका खेत में होना होता है। जितने भी प्रोग्राम बनते हैं केवल प्रोग्राम बनते हैं बस, उनका इवैल्यूएशन नहीं होता है, और इवैल्यूएशन होता है सिर्फ फाइल्स पर होता है कमीशन पाने के लिए बस। अगर उनका इवैल्यूएशन हो जाए तो उसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि वास्तव में उसका रिजल्ट क्या है। जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं उसका एक्चुअल में, सारे प्रोग्राम की बात नहीं करते लेकिन एक्चुअल में आप उसका रिजल्ट देखो तो क्या है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया UP के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी। उससे कितने लोग स्किल्ड हो गए? आप एक्चुअल में एक भी सेंटर में चले जाओ, इसका रिजल्ट 10% भी नहीं है और पैसा 100% गवर्नमेंट से आया। राजीव प्रताप रूडी
मिनिस्टर थे, इसीलिए मोदी ने उनको हटा दिया। जब रिजल्ट देखा कि रिजल्ट कुछ नहीं है, अभी जल्दी हटाएगा ना, बस। जबकि अगर इस प्रोग्राम को रियल में एग्जीक्यूट कर दिया जाता तो बेरोजगारी बहुत कम हो जाती है। अब वो कम कैसे होती है? अभी भी हमारे यहाँ, अब इसमें था क्या, इसमें अकाउंटिंग का काम था, इसमें बढ़ई बनना था, इसमें लोहार बनना था, इसमें इलेक्ट्रीशियन बनना था। आज भी हमारे यहाँ का जो इलेक्ट्रीशियन है वो स्किल्ड नहीं है। कैसे? रामू श्यामू के साथ रहते रहते सीख गए। उससे आप टेक्निकल बात, कोई इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल बात पूछो, नहीं पता है। वो ये जानता है कि ये 2 mm का वायर है, लेकिन 2 mm के वायर का टेक्निकलिटी पूछो। उसने क्या किया? वो सीख गया है। वो पढ़कर नहीं सीखा, वो करके सीखा। और करके सीखने में बड़ा लंबा समय लगता है। करके सीखने में गड़बड़ी भी होती है। आपके घर में जो आदमी आपका मकान बनाता है वो मिस्त्री होता है, और मकान बनाना एक इंजीनियरिंग। ऐसा बनाता कौन है? रामू श्यामू मोहन चुन्नू कुन्नू मिस्त्री, ऐसे उनकी डिग्री देखो, ज़्यादा कुछ पड़ेगा। उनको क्या मालूम कितने सेंटीमीटर का बीम होना चाहिए? 9 इंच जानते हैं। वो ये भी जानते हैं 2 ईंटा रख दो, बीच में मसाला भर दो, 9 इंच हो गया। अब वो 8.5 इंच भी हो सकता है। इसका खामियाजा आपको तब भुगतना पड़ेगा जब आप कमरे में टाइल्स लगोगे। ये कोना 3 सेंटीमीटर से शुरू होगा और ये कोना 4.5 सेंटीमीटर पे जाएगा। तब टाइल्स लगाने वाला, चूँकि उसके पास बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तब वो प्लस्तर करने वाले मिस्त्री को गाली देगा, क्योंकि वो कुशल नहीं है, अकुशल। और हमारे यहाँ इसीलिए लेबर फोर्स उस लेवल पे फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होती, वो लेबर फोर्स हमारे यहाँ अकुशल है। हिंदुस्तान में आदमी ही आदमी है, विदेशों में क्यों नहीं जाते? कुशल, जो कुशल है वो चले जाते हैं। यहाँ मानसिक आपको MA पढ़े हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस विषय का प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास में ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। कई बार हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ तमाम सारे जॉब के लिए लोग आते हैं, तो अपनी 1-2 आदत खराब है, तो मैं उनसे जो जॉब के लिए आते हैं बोलता हूँ कि आप केवल एक हिंदी में और एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख के बता दीजिए। तो बताऊँ कि अच्छे डिग्री होल्डर एक एप्लीकेशन में कई गलतियाँ होती हैं। ये चीज़ आप सोचो, एक को तो मुझे बड़ा फनी टाइप का आता है, वो आया और हमने कहा एप्लीकेशन लिखिए, और वो 2 पेज हमने दिया और कहा सर आते हैं, उसके बाद से लौट के नहीं आए। ये कुशलता और अकुशलता है। तो जब हम मानसिक श्रम में हो या चाहे शारीरिक श्रम में हो, अच्छा अब इसका रिजल्ट क्या होता है? कुशल होगा और अकुशल होगा। जब कुशल व्यक्ति होगा तो रिजल्ट अच्छा देगा। हो सकता है कोई अच्छा मिस्त्री हो और अच्छा जानकार, उससे 10 ईंटा कम चढ़ेगा, लेकिन वो जो बनाएगा बाद में आपको उसका खामियाजा नहीं भुगतना। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, झोला छाप 20 रुपये में दवा दे देगा, और MD हो सकता है कि 500 रुपये फीस दे, तब 200 की दवा लिखे। लेकिन दोनों में भी डिफरेंस है, उसका परिणाम आप हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में लेबर फोर्स में सबसे बड़ी चैलेंज है कि हमारे यहाँ अकुशल लेबर ज़्यादा पाया जाता है, वो चाहे शारीरिक श्रम में हो चाहे मानसिक श्रम में। अब श्रम में एक चीज़ और आ गई है, मशीन पावर। ये कुशल ही होती है, इसीलिए आज आप देखो मैन पावर से मशीन पावर पर प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट आप देखिए वो सारे मैन पावर से मशीन पावर की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा था कि जूता बनाने का काम मोची करता था, आज जूता बनाने का काम मशीनें करती हैं। जब मशीनें जूता बनाती हैं तो 150 ग्राम का सूज बनता है, और मोची बनाते थे तो 1.5 किलो का जूता। तब उसी जूते में कहावत थी कि जूता निकाल के मारेंगे। अब आज के जूते थोड़ा जूता निकाल के मारेंगे, चोट ही नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, जितनी पीस वो बनाएगा उतनी पीस डिफरेंट होगी। मशीनों में जितनी पीस बनाई जाएगी सारी पीस से, तो
इफिशियंसी मशीनों की ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए विदेशों में हर काम के लिए मशीनें, आपकी जितनी रोटी बनाएंगे अगर उसका वजन तौला जाए या को रोटी बराबर नहीं, इसकी गारंटी। अब बहुत एक्सपर्ट हो तो अलग बात करना है, माइक्रो लेवल पे उसकी वजन किया जाए, mg में, मिलीग्राम में अगर तौला जाए रोटी को तो सारी रोटी नहीं होगी। रोटी में कभी आधा ग्राम भी रोटी का आटा इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम उतना कट करके उतना वजन करके तब आगे देगा, दोनों सिस्टम उसमें। मशीन, इसीलिए हम लोग मशीन पावर को यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में मैन पावर ज़्यादा है। दो चीज़ें हैं, यही सबसे बड़ी चैलेंज है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की, हिंदुस्तान के विकास की अवधारणा की, कि हमारे पास मैन पावर है, हमें इसी को यूज करना है, लेकिन ये अकुशल है। जेसीबी जितनी भी खोदेगी सब बराबर खोदेगा, आदमी जितना फावड़ा मारेगा सब इधर उधर मारेगा। तो अभी तक अकुशल काम चल रहा था। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था कि हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन नहीं था। अब हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन आ गया, वैश्वीकरण आ गया। अमेरिका की मशीन बनाई हुई प्रोडक्ट एक जगह बिक रही है और एक जगह में मोहन द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट बन रहा है। अब जब दोनों की इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी चेक करी जाएगी, इसीलिए हिंदुस्तान के प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे फेल हो जाते हैं। सर लेकिन इसके ड्रॉबैक्स नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या नाम है इसके? तो ड्रॉबैक्स भी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये अभी इसी पर आगे आ रहे हैं कि ये उन देशों में ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पे मैन पावर कम है। अब हमारे यहाँ इस पर एक मेंस में क्वेश्चन लिखने को आता है अर्थव्यवस्था में, भारत में मानवीय श्रम शक्ति अधिक है, इसका उपयोग हम कैसे विकास के साथ जोड़ें? देखो दिया आपको कुशल बनाकर, इनको हम कुशल बनाकर अपने विकास के साथ जोड़ सकते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन बना दिया ठीक है, लेकिन तब भी कंपैरिजन टू मशीन पावर, हाँ, फिर भी कुछ लोग होंगे तो जहाँ हमें ठीक, तो जहाँ हमें मशीन पावर से है क्या, देखो जब भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के जो कंपोनेंट होंगे उसको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। आप चाह कर भी मशीन पावर को हिंदुस्तान में नहीं रोक सकते, क्योंकि रोक लोगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके बहुत डिमेरिट हैं, इसके बावजूद भी इसको यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को सेट करना होगा। अब रीजन क्या है, इसको कम किया जाए ना, इसलिए तो यूपी गवर्नमेंट बिल लेके आई। जब मशीनों का प्रयोग बढ़ा रहे हैं तो आदमियों की ज़रूरत ज़्यादा क्यों? तो आदमियों की ज़रूरत कम, तो आदमियों को किया जाए कम। तो डेवलपमेंट के कई कॉन्सेप्ट अभी आगे हम लोग बात करेंगे, इसीलिए एक ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब वहाँ पहुँचो तो यहाँ से संबंधित कोई क्वेश्चन हम बोले भारत के विकास में अकुशल श्रमिकों का योगदान ज़्यादा है। अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो उन्हें कुशल बनाना है, तो वहाँ क्वेश्चन नहीं रहे जैसे कुशल और अकुशल क्या है। हाँ पूछिए मैम। जैसे चीन की बात करें, वहाँ पर मशीन भी है, मैन पावर बहुत है जी, उनका मैन पावर आज नहीं बहुत है, कभी बहुत था। उसी का रिजल्ट है कि आज वो दुनिया में सबसे अधिक हैं। लेकिन चाइना ने 30 ईयर में किया कि एक बच्चे का उन्होंने पॉलिसी लगाया। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ हमारे यहाँ के बजाय उनके यहाँ सरकार चाहे जैसी हो, चाहे वो नाजीवादी हो चाहे फांसीवादी हो, कोई भी हो, लेकिन वो सरकार डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ सरकार राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी राजनीति होनी चाहिए, उससे डेवलपमेंट हो या ना। मैं थोड़े से सिस्टम बताता हूँ। पीडीएस सिस्टम है, इसे पढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोटा जानते हैं? कोटा सिस्टम यहाँ आएगा, पीडीएस सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत। इस 80 में से 40 भी पात्र नहीं। वही बता रहे कि जो है जो पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा। हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट की सबसे बड़ी, अगर इंटरव्यू मान हम लोग से एज ए इकोनॉमिस्ट पूछा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। अभी स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोजेक्ट बनते हैं एसी रूम में और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है गांव के खेत में।
तो उनको बनना भी गांव के खेत में चाहिए, मतलब धरातल के प्रोजेक्ट बनने चाहिए। और वो जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि 14% भी हमारे पास में पैसा पहुंच पाता है 100 रुपये में, ये आज भी सही है, बुरा नहीं कहा था उसने। रोड बनती है 5 साल में टूट जाती है, और उसके सब जिम्मेदार हैं, केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। जहाँ जहाँ लोग जागरूक हो गए सरकार के नाक में दम कर रखे हैं। उसमें समाज में बुराइयाँ हैं तो जिम्मेदार समाज है, कार्ल मार्क्स कहता है, वो व्यक्ति नहीं है जो बुरा है, वो समाज है। अब समाज में सबसे पहले अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, बात खत्म। ये है तो हम पढ़ने और लिखने के लिए उस चीज़ को तो कर देते हैं। जैसे वो छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आए थे तो एक साफ सुथरा ईमानदार छवि के लिए आए थे। वर्तमान में दशा क्या है? जिस कांग्रेस को पानी पी 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 के गाली दे रहे थे, उसी कांग्रेस के दरवाजे पर 14 दिन तक कटोरा लिए बैठे थे कि हमारे साथ आ जाओ, हम सरकार बना ले इससे पिछले वाले में। तो कहाँ गया वो स्टैंड? अगर इस मामले में आप देखो तो एक व्यक्ति ने स्टैंड लिया था, इसलिए आज उसको याद किया था, अटल बिहारी वाजपेयी। एक वोट की वजह से 1998 में उनकी सरकार के गिर गई। 13 दिन की सरकार को चल पाई थी, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हम एक ऐसा करेंगे जो हमारी सरकार बनेगी। तो इथिकल देखिए है क्या, गवर्नमेंट में इथिकल चीज़ों के लिए बहुत जगह होनी चाहिए। गवर्नमेंट में इथिकल चीज़ें नहीं होगी, जो आता है वो भ्रष्टाचारी चीज़ें, तमाम सारी दिक्कतें। तो ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो वास्तव में प्रोजेक्शन होना चाहिए वो प्रोजेक्शन नहीं हो पाता है। चलिए सिस्टम से अलग हो जाएगा, मेंस टेक्निक बजाय कुछ और समाज सुधार सब हो जाएगा। हाँ चलो, तो इस पर चूंकि मैन पावर पे क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल कर दिया। मैन पावर पे, मैन पावर यानी कुशल अकुशल मैन पावर का पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आता है, तो हमें लगता है थोड़ा सा अगर आप वो तो ड्राफ्टिंग कर ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कोई डाटा आपको बता देंगे तो हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप करते हैं साहस। ठीक, डालिए साहस या साहसी कुछ भी पढ़िए, दोनों साहस को धारण करने वाला ही साहसी होता है, एंटरप्रेन्योर। चलिए साहस क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति प्रोडक्शन के सारे मीन्स को इकट्ठा करता है वो व्यक्ति साहसी होता है। और हिंदुस्तान में इस वर्ड को हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया। इसको हमने शारीरिक बल से डिफाइन कर दिया, मानसिक बल से नहीं डिफाइन किया। फलाने बहुत साहसी आदमी, मतलब डर जाओगे तो उठा उठा के फटकेंगे, या किसी भी समस्या को हैंडल कर लेते हैं। समस्या को हैंडल नहीं करना है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हैंडल करना है। विदेशों में इस पर बहुत तेजी से काम होता है। वहाँ आप देखोगे कि सरकार भी अपने उद्यम करने के लिए फोर्स करती है। यहाँ आपको 5,000 रुपये लोन लेना, वही प्रोसेस है जो 5 करोड़ के लिए प्रोसेस है। छोटे बिजनेस कैसे डेवलप होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगे। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ 5 लाख 10 लाख रुपए लोन के लिए कुछ करने नहीं, केवल आप जाइए एक एप्लीकेशन लीजिए, 5 मिनट बाद आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपये। अभी आपने देखा होगा एक अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ाऊँगा आपको, तो बताऊँगा 2014 में एक स्कीम आई जनधन योजना, और जनधन योजना पर 5,000 रुपये लोन मिलना था। आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। भारत हिंदुस्तान के आदमी की वैल्यू 5,000 रुपये भी नहीं है। रीजन क्या है? हम रिटर्न नहीं कर रहे। बैंकों का एनपीए बहुत अच्छा रहा है। आगे वर्ड सब आप क्लियर करिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हम एक बार लोन ले लेते हैं तो चुकाने नहीं चाहते, किसी से पैसा ले लेते तो चुकाने नहीं चाहते, मार लें किसी तरीके से। अभी इससे पहले हमने क्लास में बात की थी। तो साहसी वो व्यक्ति होता है जो प्रोडक्शन के सभी मीन्स को इकट्ठा करता है और उनको इकट्ठा करने में साहस लगाता है, उसी को हम साहसी कहते हैं।
और हिंदुस्तान में इसी को एक वर्ड हम उद्यमी कहते हैं, सुना होगा। हिंदुस्तान में हम लोग उद्यमी का मतलब बड़े बिजनेसमैन को ही ले लेते हैं, जो घराना वाइज उद्यमी, घराना मतलब टाटा, बिरला, गोयनका, वही उन्हीं को हम लोग उद्यमी मान लेते हैं। क्लियर? जबकि ये जितना निचले स्तर पे आएगा, नाइट ने कहा है प्रॉफिट में कि लाभ जोखिम का पुरस्कार, नो रिस्क नो गेन। आप रिस्क लेंगे तो आप प्रॉफिट पाओगे, रिस्क नहीं लोगे प्रॉफिट नहीं पाओगे। गोंडा जैसे क्षेत्र में हमने पीसीएस चलाने का एक बड़ा रिस्क लिया। कई बार मैंने आपको लोग बताया, आप लोग नए लोग आज पहली क्लास में आए हैं, कई रातों में मैं 3-3, 4-4 घंटे सो नहीं पाए, उसको अतिशयोक्ति नहीं मानेंगे। ये क्लास में मतलब 10-5% भले ही हो सकता है, तो ऐसी बात बोल दी जाए जो रिलेटिव ना हो, नहीं तो 90% बात 100% रिलेटिव और रियल बात बोल जाए। इसलिए कि जब पहली बार आप लोगों का क्लास और कोरोना के बाद जब दोबारा सेटअप मुझे डेवलप करना हुआ, तो मेरे सारे क्लासेस में सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी क्लास की टेंशन थी तो पीसीएस की क्लास की टेंशन थी, क्योंकि इसमें फैकल्टी की प्रॉब्लम, फिर तमाम सारी चीज़ें, फिर और सेटअप, फिर इसको फाइनेंशियल रूप से कैसे सेटअप करना, ये सब इसी का। कल को जब डेवलप हो जाएगा और 200-400 एडमिशन लेंगे, तब लोग जानते हो पाठक जी आप तो बहुत लकी आदमी हो यार। तब वो इस साहस को, जैसे हमने 2012 में या 13-14 में करें, 13-14 में जब हमने कंपटीशन शुरू किया तो ऐसे 2-3-4 बच्चों से शुरू हुआ। तो किसी भी काम को करने के लिए 2 तरीके की साहस की जरूरत होती है। एक तो जितना आप पूंजी लगाते हो उसके बराबर वो जोखिम होता है, ठीक, और दूसरा ये मानसिक जोखिम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही डिसीजन लेना। पैसा मुझसे ज़्यादा मार्केट लोगों के पास में है, ऐसा नहीं मेरे पास कोई पैसा है, लेकिन वो इस जोखिम को नहीं सह सकते कि वो पीसीएस चलाना ना चले तो, फेल हो जाए तो, आगे इसका भविष्य क्या है, तो ये मानसिक। और जब इस जोखिम को आप पूरा कर लेते हो, ऐसा नहीं कि आप ही लोग धरती पर सबसे बढ़िया हो, लेकिन आप लोगों ने पीसीएस करने का सबसे पहले मानसिक जोखिम उठाया। बहुत लोग समाज में होंगे तो सोच भी नहीं सकते कि एक बार यूपीएससी का फॉर्म भरा जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास मानसिक जोखिम है। अभी मौका लगेगा तो अपने बच्चों से मिलाएंगे, वो 9th से ही यूपीएससी के बारे में डिटेल जानते हैं, क्योंकि हमको यूपीएससी में जीते देखा है। हर परीक्षा में पूछते थे कि पापा कहाँ जा रहे हो, आईएएस का पेपर, यूपीएससी पेपर दे जा रहे, तो उन्होंने जीते हुए देखा। तो सबसे पहले हमको मानसिक उद्यमी बनना कहा जाता है। जब आप निर्णय ले लेते हो तो आधा काम नहीं हो जाता है, अगर आप क्विट नहीं करते, छोड़ते नहीं। 90% लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। डिसीजन लिए, थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आई, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बता करके एंड करेंगे। आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना, कितनी बार हारा? गौरी था गजनबी था, गौरी विराट चौहान से 18वीं बार कैसे प्रेरणा मिली उसको? जिस कमरे में लेटा था उस कमरे में चींटी चल रही, चींटी के बारे में मालूम होगा, चींटी अपने से 10 गुना वजन ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। और चींटी एक ऐसी प्राणी है जो धरती जिंदगी भर कोई सोती नहीं, कभी नहीं। तो और सबसे पावरफुल यही है कि वो अपने से ज़्यादा वजन उठा सकती है, ठीक है। तो वो क्या करे, एक चीनी का टुकड़ा लेकर के और ऐसे दीवार पे चढ़े, और ऐसे लेटा था, तेरा हाथ क्या आया था? 17 बार कोई हार जाए, 17 बार यूपीएससी दे दो मैडम, मतलब चलो ठीक है मान लेते हैं कि 17 बार दे देते, पीसीएस आप दे देते 17 बार, पीसीएस तो दे सकते हो ना, 20 बार दे सकते हो, मालूम है कहाँ, मतलब ठीक है।
आप दे देते और ना होता, छोड़ो बाहर में जाए, 50,000 रुपये खरीद हो रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा, तब तक तो इंजॉय करें लाइफ का। ये क्या है, उसने देखा, उसका कमिटमेंट हो गया था कि उनको जीतना है। अब वो बाहर कितने आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता, वो 17 नहीं 27 बार होता तो भी अटेंड करता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप मानसिक रूप से साहसी दिखें। कुछ लोग बड़े पावरफुल होते हैं, कोई छोटी समस्या आती है रोने लगते हैं, और कुछ लोग थोड़े कम शारीरिक होते हैं लेकिन बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल जाते हैं। इसीलिए पहले जो हम लोग यहाँ अध्यात्म और प्राणायाम और अच्छे संगति में ले जाते थे, धर्म में ले जाते थे, उनसे सबसे पहले मानसिक विकास साहस को डेवलप करेंगे, तब फाइनेंशियल जोखिम। फाइनेंशियल जोखिम तो बार बार कमाया जा सकता है। 5 लाख रुपये चला गया, कौन सा 1 साल की कमाई नहीं सही, 2 साल की कमाई नहीं सही, 3 साल की कमाई नहीं सही, मानो 3 साल बाद नौकरी मिली, लेकिन डिसीजन वाला पॉइंट हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अभी भी है, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ समय नहीं थी, जब नहीं थी तब भारत विश्व गुरु था। तब का एजुकेशन सिस्टम लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। चाणक्य ने एक गाँव के छोटे से लड़के को उठा करके और राजा बना दिया, और उस समय ऐसे राजा के विपरीत बनाया कि जो जिधर ताक ले उधर सांप, देख ले सांप, ऐसे राजा को। लेकिन उसका गुरु एक साहसी गुरु था, उसने छोड़ा नहीं। छोटी सी घटनाओं के बाद एक बुढ़िया माता के यहाँ पहुँचे, उन्होंने खिचड़ी खाने को दिया, बीच से खाने लगे तो चंदू जल गया, पता नहीं क्या ऐसे बात हुई। उन्होंने वो लड़का, मतलब उनका बुढ़िया माता का लड़का खिचड़ी खा रहा था और जल गया, और ये लोग बाहर बैठे थे बरामदे में। तो कहा क्या चंद्रगुप्त जैसा काम कर रहे हो, ये खिचड़ी तो किनारे से खाया जाता है, कभी आप नहीं जलेंगे, और बीच से खा लोगे जल जाओगे। चाणक्य के बाद क्लिक कर गई, चाणक्य यहीं पे अटैक करने वाला था, वो किया था, हार गया था एक बार, फिर उसने इधर से खिचड़ी खाना शुरू किया, राज्य को थोड़ा थोड़ा जीतना शुरू किया। उसके बाद तो कभी ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट, मानसिक कॉन्सेप्ट ऐसे। जोखिम क्या है, जितना पैसा आप लगाओगे उतना व्यापार में जोखिम हो जाता है। चल गया तो ठीक है, नहीं चलेगा तो समाप्त। साहस, उद्यम, और सारे संसाधनों को, सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का काम यही व्यक्ति करता है। इसीलिए ये क्या कमाता है, जो जितना जोखिम उठाता है वो उतना लाभ कमाता है। छोटी सी स्टोरी आपको और जोखिम के बारे में सुना देता हूँ। एक बार एक ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, पेड़ की इस कोमी से ये है, इधर ऋषि तपस्या कर रहे थे, और 2 सुंदर, मतलब एक जोड़ा कपल, वो कहीं घूमने गया था, ऐसे ही समझ लो शादी वादी नहीं हुई होगी, तो वो कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे थे, और वो इधर बैठे थे, तो गाना बजाना या कुछ ऐसा करना, जिससे ऋषि साहब को टेंशन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उनकी वो मुद्रा टूट गई जिस मुद्रा में बैठे थे, और नहीं क्या तुम बंदरों से उछल कूद गए, तुम दोनों बंदर बंदरिया हो जाओ, श्राप दे। अब ये तो उनको पता नहीं था, लेकिन अब गलती की तो उसके सजा मिली। तो तुरंत इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज हमसे गलती हुई, नहीं जानते थे कि आप पेड़ के उस पार आप बैठे हो, तो इसका क्षमा, अपराध का क्षमा क्या है। तो उन्होंने कहा इसका उपचार ये है कि ये पेड़ देख रहे हो, इस पर चढ़ जाओ, और नदी के किनारे पेड़ था, और अभी इसमें वेव्स आएंगे, लहरें आएंगी, और जब दूसरी लहर क्रॉस होगी, तीसरी लहर आनी होगी, तो दोनों लोग कूद जाएंगे, और आप कूद जाओगे, फिर से आप जिस शरीर में थे वैसे आप फिर से लोग चढ़ गए। अब पता चला कि उसमें तमाम सारी भ्रांतियाँ, तमाम सारी कहावतें, किसी एक को आप मान लीजिए, उसमें से एक बंदे नहीं कूदे और दूसरा कूद गया। एक रिस्क लिया, जोखिम उठाया और जंप मार दिया उसने, और एक
केवल डाल पकड़ा और हिलाया कि कूद जाए, पता नहीं पानी है क्या, वो मर जाए ना मर जाए। तो एक बंदर हो गया और एक बदरिया, मतलब एक मनुष्य। फिर वो व्यक्ति या स्त्री पुरुष किसी के बारे में कह लो जैसी भी धारणा हो, वो लेकर के इस जोखिम के बारे में, जिसने जोखिम उठाया वो सुंदर मानव हो गया, और जिसने जोखिम नहीं उठाया वो श्राप का भागी आजीवन बना रह गया। तो अगर जीवन में हमें सफल होना है तो साहस बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति इन सारे संसाधनों को इकट्ठा करता है उसी को हम साहसी और उद्यमी कहते हैं। इसी को कहा जाता है, अभी हमने बताया था राजीव प्रताप रूडी का दिया था उद्यमिता विभाग। भारत सरकार ने एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया कि लोग यहाँ के उद्यमी हों। और आज नहीं, हमारे वेदों में लिखा था उद्यमेन श्री बनते हैं। उद्यम से धन की वृद्धि होती है, उद्यम मतलब व्यवसाय। तो ये डेवलपमेंट बहुत पहले से, दोनों, ये पैसे की जोखिम और ये मानसिक जोखिम, ये सब की बेसिक्स है तो उन्हें का बता देना पहले। लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन का क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है। किसी भी जगह पे आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, जहाँ पोस्टिंग होगी आपके ऊपर भी स्ट्रक्चर पाया जाएगा, आपके नीचे भी स्ट्रक्चर पाया जाता है। सपोज कीजिए आप SDM हो गए, जाना क्या जा सकते हो, आप SDM हो गए तो आपके उस ऊपर स्ट्रक्चर में कौन पाया जाएगा, ADM हो सकता है, DM हो सकता है। प्रशासनिक में डेवलपमेंट में CDO हो सकता है, DM के ऊपर कमिश्नर हो सकता है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर, नीचे कौन आपके होगा, तहसीलदार, नायक, कानून गो, लेखपाल, पटवारी, ये सब स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, स्ट्रक्चर, संगठन। अब इस संगठन में क्या होता है, सबका अपना अलग अलग रोल होता है। इस संगठन में जो व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव होता है, जो व्यक्ति दशा दिशा परिस्थितियों को समझ जाता है, वो इसमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इसमें वास्तव में जो यहाँ बताने के, उत्पादन के साधन में बताने का मतलब था वो ये है कि इसमें जिसको हम लोग श्रमिक कहते हैं वो भी आते हैं, इसमें कर्मचारी भी आते हैं, और इसमें अधिकारी भी आते हैं। इन सभी को मिलाकर के क्या बनता है, क्लियर हो गया? इनको मिलता क्या है रिटर्न में, क्लियर, समझ में आ गया, पक्का? तो आज हमने क्या चीज डिस्कस किया, उत्पादन के विभिन्न साधनों को डिस्कस किया कि हमारे उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ये हमारे उत्पादन के 5 साधन। किसी वस्तु को बनाना होगा तो इन 5 साधनों की डेवलपमेंट में इन्हीं 5 साधनों को हमको पूरी अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। इसीलिए हमने इनको डिटेल पढ़ा। इन्हीं पर राष्ट्रीय आय भी निर्भर है, इसी में आपका डेवलपमेंट भी है, इसी में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। जितनी भी इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे वो इन्हीं के आसपास आप पढ़ोगे, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा डिटेल करते हैं। क्लियर? आप कुछ चीज़ें नोट करते हैं। देखिए, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी। कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? 4 क्लास तक हो गया था जी। आय के अनुसार देशों का समूह, आय के अनुसार देशों का समूह, देश, कंट्री, आय के अनुसार देशों का समूह। सबसे पहले निम्न आय वाले देश,
कि ऐसे देश जो प्रतिवर्ष $1036 से कम कमाते हैं, उन्हें निम्न आय वाले देश कहते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 28 है। इनकी संख्या वर्तमान में 28 है। और वो प्रतिवर्ष की जगह प्रति व्यक्ति कर दीजिए। ऊपर जहाँ प्रतिवर्ष लिखे उसको प्रति व्यक्ति कर दीजिए। मतलब वही है, लेकिन वो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम की यहाँ बात हो रही है। दूसरा लिखिए, निम्न मध्यम आय वाले देश। निम्न मध्यम आय वाले देश जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 1036 से 4045 डॉलर है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। प्रति व्यक्ति आय 1036 से 4045 डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय डॉलर है, उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। इनकी संख्या 50 है। बदलती रहती है कि इस साल का आंकड़ा है उनका। उच्च मध्यम आय वाले देश, इनकी संख्या 50 है। हो गया। अगला, उच्च मध्यम आय वाले देश। उच्च मध्यम आय वाले देश 4046 से 12535। 4046 से 12535 डॉलर प्रति व्यक्ति। 12535 डॉलर प्रति व्यक्ति वाले देश इस श्रेणी में आते हैं। वाले देश इस श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या 56 है। उच्च आय वाले देश। उच्च आय वाले देश। उच्च आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,535 या इससे अधिक। 12,535 या इससे अधिक है, उसे 12,535 या उससे अधिक
इनकी संख्या 85, 85, इनकी संख्या 85 है। इनकी संख्या 85 है। ये पूरे विश्व को हमने 4 प्रकार के देशों में बांटा, ठीक है। निम्न आय वाले, निम्न मध्यम आय वाले, उच्च मध्यम आय वाले और उच्च आय वाले देश, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस देश की आय है, पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है? कतर, अमेरिका 12वें नंबर पर। बताऊँगा अभी आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे तो समझ आएंगे। कल की क्लास में आपको किस देश की कितनी इनकम है, कुछ टॉप 20 देश के बारे में, और भारत वहाँ किस पोजीशन में है। कल हम लोग बात करेंगे कि अल्प विकसित देशों की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से मेंस में पूछा जाता है कि अल्प विकसित देश में कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, और उन्हीं में ये वर्डिंग यूज होती जो आज हमने एक्सप्लेन किया। इसीलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर दिए। कल आज हम लोग एक्सप्लेन करने की बात है, कल लिखाने की बात है। तो अभी ये तो हमने थोड़ा सा लिखा है, कल सारा ड्राफ्टिंग करने का, आंसर कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा अर्थव्यवस्था में, कल मैं आपको आंसर ड्राफ्टिंग